2 नंबर लाने के लिए आपको 6 समासों का ज्ञान करना पड़ेगा। कभी कभी एक प्रश्न पूछता है तो कभी 2 पूछ लेता है, कुल मिलाकर 6 में से किसी एक प्रश्न को पूछ लेता है। ठीक है, सबसे पहले सोचते हैं तो समास वाला शब्द का अर्थ क्या होता है। समास शब्द का अर्थ होता है संक्षेप। संक्षेप कैसे होता है सुनिए। हिंदी में से अनेक शब्द हैं जिनको बहुत बड़ा लिखते हैं, बड़ा लिखने के बजाय उसको छोटे में बोल देते हैं, तो छोटे में बोल देते हैं ना, वही हमारा सामासिक शब्द होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए आप, एक शब्द है दही में डूबा हुआ बड़ा, इसको हम यूँ कह देते हैं कि दही बड़ा। देखिए लिखने में बड़ा है, लिखने में छोटा है। देखिए इसका और इसका अर्थ दोनों का समान है, तो समान है। देखिए इसका रूप छोटा है, इसका बड़ा है, ये हमारा हो गया सामासिक शब्द। ये समझ लेना, इसी दही बड़े में समास है न। देखिए अर्थ हो गया स्पष्ट। अब आती है परिभाषा। 2 शब्द मिलकर जब एक नया सार्थक शब्द बनाते हैं, ध्यान रखना सार्थक शब्द का, तब उस विकार रहित मेल को समास कहते हैं। तो विकार रहित भी ध्यान देने योग्य बात है, क्योंकि आपने पिछली क्लास में पढ़ा था संधि, अब पढ़ लो समास। थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या सुनिए, संधि में तो वर्णों का मेल होता है और विकार भी होता है, जबकि समास में शब्दों का मेल होता है और विकार नहीं होता। जब समास रचना करते हैं तो समास के शब्द बनाते हैं, और समास रचना में अधिकतर देखा गया है कि 2 पद होते हैं। 2 पद, दोनों पद कौन कौन से हैं। पहले पद को तो पूर्व पद कहते हैं, जो दूसरा पद होता है उसको उत्तर पद कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, क्योंकि प्रत्येक समास में 2 पद आपको काम देंगे और दोनों ही पदों से कोई ना कोई सामासिक शब्द बनेगा। और 2 पद हैं और दोनों पदों में से कोई ना कोई शब्द प्रधान होता है, कोई अप्रधान होता है। देखिए पदों के आधार पर समास के जो मूल भेद हैं वो 4 माने गए हैं। 4, जिसमें कोई भी सामासिक पद हो जिसमें पहला पद प्रधान होता है वो अव्ययभाव समास कहलाता है, और जिसमें दूसरा पद अर्थात उत्तर पद प्रधान होता है वो तत्पुरुष कहलाता है। और तत्पुरुष में भी ये कर्मधारय आता है और द्विगु आता है, क्योंकि कर्मधारय और द्विगु का भी उत्तर पद प्रधान होता है, इसलिए दोनों समासों को तत्पुरुष समास में मान लिया गया है। तीसरा, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं तो केवल द्वंद्व समास आता है। और चौथा है, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वो बहुव्रीहि समास आता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि समास के मूल भेद 4 माने गए हैं। पहला अव्ययभाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्वंद्व, चौथा बहुव्रीहि। और तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं, कर्मधारय और द्विगु। ये तो है समास के पदों के आधार पर यहाँ तक रचना और भेद। बात करते हैं समास के कुल भेद कितने होते हैं। हम देखते हैं कि समास के कुल भेद 6 माने गए हैं, जिसमें पहला अव्ययभाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्वंद्व, 5वां द्विगु और 6वां क्या होता है बहुव्रीहि समास। इन 6 समासों को याद करने की ट्रिक है, ट्रिक कॉमन है। आपको केवल ये ध्यान रखना है लाइन अब केतु दे दे, कॉमन बात है सामान्य सी, अब केतु दे दे। इसका मतलब देखिए, आ से अव्ययभाव, बा से बहुव्रीहि, का से कर्मधारय, ता से तत्पुरुष, दा से द्वंद्व और अगले दा से द्विगु समास में आता है। ये कोई निश्चित नहीं है, हम इनको क्रम से ही पढ़ें, इनका कोई निश्चित क्रम नहीं है। आप पहले बहुव्रीहि पढ़ सकते हो, ये पढ़ सकते हो, कुल मिला के कोई इनका निश्चित क्रम नहीं है। आप लोग कैसे लिख सकते हो, पर ध्यान रखना पदों के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं और कुल भेद कितने होते हैं 6 भेद होते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं अव्ययभाव समास से। अब आगे देखें, अब तक आपने समास के भेद पढ़े, ट्रिक भी याद हो गई। पहला समास है अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास में प्राय अधिकतर ये 3 बिंदु आते हैं, तीनों में से अगर कोई एक आ जाए तो समझ लेना उसमें अव्ययभाव समास है। पहला देखो, पहला पद अव्यय अब हो सकता है, कभी कभी समस्त पद भी, समस्त पद पूरा पूरा पद भी क्या होता है अव्यय होता है। एक तो 50 की हो गई, पहला पद अव्यय हो सकता है, और कभी कभी पूरा का पूरा पद भी अव्यय की भांति कार्य करता है। दूसरी पहचान, उपसर्ग पद भी अव्यय होते हैं, अर्थात वे भी अव्ययभाव समास के अंतर्गत माने जाते हैं। तीसरी पहचान, पुनरावृत्ति वाले पद भी अव्ययभाव समास अंतर्गत आते हैं। और देखिए आप आसान समस्या का अव्यय पुनरावृत्ति शब्द की पहचान आप कैसे करेंगे।
ये समझ लो पहले। हिंदी में ऐसे अनेक शब्द हैं जिनका कभी भी लिंग, वचन और काल नहीं बदलता, परिवर्तित रहते, कभी बदलते ही नहीं है। जब कभी बदलते नहीं है ना तो शब्द क्या कहलाते हैं? हमारे अव्यय कहलाते हैं। जहाँ पर किसी भी पद में पहला पद अव्यय होता है वहाँ समास अव्यय भाव होता है। दूसरी पहचान, उपसर्ग युक्त पद भी अव्यय भाव कहलाते हैं। आप पता है उपसर्ग शब्द से पहले लगते हैं और लग करके उसमें कोई ना कोई बदलाव परिवर्तन कर देते हैं। जहाँ पर किसी शब्द से पहले उपसर्ग लग जाए या उपसर्ग मिल जाए तो आप समझ लेना समास अव्यय भाव। अगला पुनरावृत्ति वाले शब्द। पुनरावृत्ति कहते हैं पुनः माने दोबारा, आवृत्ति माने लिखना या कथन। जहाँ पर दोबारा दोबारा कोई कथन आ जाए, बार बार आ जाए, दो बार आ जाए, उसमें भी अव्यय भाव समास होता है। कैसे? देखो, यथा शीघ्र, इसमें यथा जो शब्द है यथा वो कैसा शब्द है? हमारा अव्यय शब्द है। जहाँ पर अव्यय है तो समास कौन सा? हमारा अव्यय भाव समास। यथेच्छा, यथेच्छा में भी यथा शब्द है, ये अव्यय भाव है। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में भी एक प्रति शब्द है, प्रति संधि विच्छेद करेंगे तो प्रति प्लस अच्छी आएगा। तो प्रति भी शब्द कैसा? हमारा अव्यय है, अव्यय भाव समास हो जाएगा। आजन्म, जन्म मूल शब्द है, इससे फिर अलग हुआ है। इस शब्द से प्रारंभ में जो कोई लगता है वो हमारा क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। तो आजन्म में भी अव्यय भाव समास है। आमरण, इसमें आ लगा हुआ है, उपसर्ग होता है हिंदी का। और मरण शब्द क्या है? आग लग गया, ये भी उपसर्ग है। जब उपसर्ग आता है अव्यय भाव समास। इसके बाद नंबर आता है, देखिए पुनरावृत्ति वाला होता है, किसी शब्द को दो बार लिख देना। जैसे चला चली, देखो चल और चल या चला चली डबल लिखे हुए हैं। हाथों हाथ, हाथा दो बार लिखे हुआ है, इसे वाला शब्द कैसे है? पुनरावृत्ति। तो आपकी अव्यय भाव समास की पहचान क्लियर है कि पहला पद अव्यय हो सकता है और कभी कभी पूरा का पूरा पद भी अव्यय की तरह काम करता है। दूसरी बात, उपसर्ग वाले शब्द भी अव्यय भाव के अंतर्गत आते हैं। और तीसरी बात है कि पुनरावृत्ति जहाँ होती है, जिस शब्द होती है वहाँ भी अव्यय भाव समास होता है। अब आपको देखिए, बात आती है विग्रह करने की, यहाँ आपको थोड़ी समस्या आती है। ये समस्या क्यों आती है कि हम थोड़ी सी भाषा बनाने में असमर्थ रहते हैं। तो ध्यान रखना, सार्थक शब्दों का प्रयोग करेंगे। एक नियम और है, जो शब्द यहाँ दिए गए हैं अधिकतर उनका ही यहाँ पर विग्रह में प्रयोग करते हैं, उसका पर्यायवाची नहीं रखते। समझाने के लिए आप बोल सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन पर्यायवाची रखते हैं। जैसा जो लिखा हुआ मूल शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो, मतलब इसको छोटा है ये संक्षेप, इसको बड़ा लिख दिया, इसका ये कहीं मतलब है, समझ में आ गया, ये जितना शीघ्र हो। यथेच्छा, इच्छा के अनुसार, जैसी इच्छा है वैसा। प्रत्यक्ष कहते हैं अच्छी के सामने, अच्छी कहते हैं आंखों को, आंखों के सामने घटना घटती क्या कहलाती? प्रत्यक्ष कहलाती है। आजन्म, जन्म तक। आमरण, मरण तक। निर्जल, बिना जल के। चला चली, चलने के बाद चलना। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। अब सुनो, विग्रह कैसे करें, इसके कुछ नियम हैं, उन नियमों को देखें आप लोग। विग्रह कैसे करें, देखिए, यदि किसी शब्द में आ उपसर्ग हो, अगर वो कोई शब्द आ उपसर्ग से बना हुआ हो, उसका विग्रह करते समय अंत में तक लिख देते हैं, तक। जैसे देखो, ये आजन्म, आ से बना हुआ है, जन्म है तो जन्म को लिख करके क्या लिखते होंगे? जन्म तक विग्रह हो गया। ऐसे ही है आमरण, मरण तक विग्रह हो गया। ये आ की पहचान क्लियर। दूसरा देखते हैं, अगर कोई भी शब्द बे, नी, ना, निर, निस उपसर्ग से निर्मित हो, इनका विग्रह करते समय क्या करते हैं पता है आपको? उपसर्ग के स्थान पर, ये उपसर्ग है ना, ये इनके स्थान पर, इनके स्थान पर प्रारंभ में बिना दाग लगा देंगे या फिर अंत में दाग से रहित लिख देंगे, दाग से रहित लिख देंगे। जैसे देखिए, जैसे हमारे पास शब्द है बेदा, 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 देखो दाग शब्द है, इसमें बे अक्षर लगा हुआ है। दो तरीका है, या तो बे हटा करके क्या लिख देंगे? बिना दाग, या फिर लास्ट में क्या लिख देंगे? बे हटा करके दाग से
रहित। ठीक है, अगला देखिए। और कोई भी दूसरा शब्द ले लेते हैं। देखो ये ले लेने वाले निर्जल ले लिया, निर्जल ये ले लिया। मेरे इसमें है, देखिए या तो शब्द के प्रारंभ में बिना लगाएंगे या शब्द के क्या लगा देंगे, रहित लगा देंगे। देखो बिना लगा दिया तो बिना जल के, यदि बिना नहीं लगाते तो क्या लगा देंगे हम, जल से रहित लगाते, दोनों तरीका है। देखिए अब ये व्यापक समास ये आपको पहचान बता दी गई है। मुख्य बात क्या, पूरा का पूरा पद अव्यय रहता है, कभी कभी पहला पद भी अव्यय, दूसरी बात क्या उपसर्ग पद भी अव्यय भाव माने जाते हैं, तीसरी बात होती है पुनरावृत्ति वाले शब्द भी अव्यय भाव अंतर्गत आते हैं। आप ये दे दिए गए हैं, विग्रह आपकी इच्छा के आधार पर जैसा अभ्यास करेंगे वैसा विग्रह कर पाओगे आप। देखिए कुछ नियम है, आप सर्ग हो तक लगा देते हैं, इनमें से कोई एक हो तो बिना लगा देते हैं या फिर से रहते हैं। अव्यय समास कंप्लीट है।